तो स्टार्ट करते हैं। आपने जो और लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है तो आपने वो यूट्यूब पे पेस्ट कर दिया है? कौन सा वाला? लास्ट अभी मैंने अभी पिछले एक हफ्ते में तो कोई नहीं किया है, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग करी थी। तो कौन सा सर, चाहते हो बताओ? लेक्चर प्रीवियस क्लास का। प्रीवियस क्लास का तो मुझे एक मैसेज जरूर डाल देना, मैं वो फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं भूल जाता हूँ। तो ठीक है, बाद में मुझे मैसेज डाल देना, आज मैं वैसे करूंगा। ठीक है, चलो। यस सर। हाँ, तो एसी शुरू कर रहे हैं। शुरू क्या है, शुरू तो हो ही सर चुका है। हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास में आपने एक क्वेश्चन दिया था, उसका प्लीज आंसर वो, बता दीजिए। अच्छा क्या था क्वेश्चन? सर वो ग्राफ कैसा था, जिगजैग। उसमें अच्छा, आपने बोला था कि आई और आई आरएमएस बताना था, आई एवरेज, आई मीन सॉरी। यस यस यस, तो ग्राफ ये वाला था, दिख रहा है? हम्म। हाँ ये लग रहा था। तो इसमें तुम्हें क्या क्या करना है बताओ। पहले तो आई, आई अगर तुम्हें एवरेज, तो इसमें पता ही है जीरो होगा, सिमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है, हाफ साइकिल का पूछा था शायद, हाफ साइकिल के लिए निकालना पड़ेगा। तो हाफ साइकिल का निकालना तो बहुत इजी है इसमें। कोई बता सकता है, कोई गैस कर सकता है हाफ साइकिल का कितना होगा एवरेज? पर तुम लोगों को जे के पर्पज से गैस वर्क भी आना चाहिए। चलो मैं तुम लोगों से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी का इस तरह का वेरिएशन होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे v है, तो बताओ इस जीरो से t टाइम तक का एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टू, ये सर बाई टी। बाई टी। अच्छा, तुमने तो जो है बेसिक डायमेंशन का ही ध्यान नहीं रखा। लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है, राइट साइड में एक्सेलरेशन है। बोलो। तो डायमेंशनली रॉन्ग है, तो हो ही नहीं सकता है। अगर तुमने बाई टू बोला होता तो मैं इसको कैसे काउंटर करता बताओ। वी एवरेज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टू, डायमेंशनली सही है। इसको हम कैसे देखेंगे बिना कोई कैलकुलेशन करे, एग्जैक्टली वी एवरेज निकाले बिना इसको हम रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं? कैसे करेंगे? ये सब चीज़ें तुम्हें जेई या कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इवन सब्जेक्टिव के लिए भी। तुम्हारा आंसर कैलकुलेशन से आ गया, मान लो ये आ गया, अब तुम इसको कुछ अलग तरह से कुछ चेक कर सकते हो सही है कि गलत है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट, तो उसका एवरेज वेलोसिटी इसमें क्या आएगा? इनिशियल और फाइनल सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एरिया अपॉन टाइम। नहीं, जो तुमने फॉर्मूला, मैंने सपोज अभी मैंने तुम्हारे फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, मैंने टाइम के लिए क्या कर दिया, इसको टाइम से हटा, नीचे से टाइम हटा करके मैंने इसको डायमेंशनली करेक्ट कर दिया। अब ये फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ कि हो ही नहीं सकता, तो किस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ बिना एवरेज कैलकुलेशन के? किस बेसिस पे इसको मैं रॉन्ग बोलूंगा? सर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी ही नहीं है तो टू कहाँ से आ गया? नहीं, टू तो आ सकता है, अभी तुम्हारा एवरेज वैल्यू में एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू होता है, तो यहाँ पे सर माइनस की वजह से। माइनस की वजह से तो कैसे रिजेक्ट किया, माइनस क्यों हो सकता? अगर कांस्टेंट वैल्यू हो अगर वेलोसिटी की, तो इनिशियल और फाइनल सेम होगी, सेम होगी तो जीरो बाई टू जीरो हो गया। जबकि हमें पता है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है कोई 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 60 होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी रिजल्ट जो आता है उसको कॉमन सेंस वाले रिजल्ट से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस तुम्हारा यूजुअली सही चीज बोलता है, कभी कभी धोखा भी दे देता है, बट यहाँ इतनी सिंपल सी सिचुएशन में तो कॉमन सेंस सही बोलेगा ना। ठीक है, और कॉमन सेंस जहाँ धोखा दे सकता है, तो हम उसके लिए 2 साल पूरी तैयारी करते हैं कि हमारा कॉमन सेंस सही रास्ते पे चले। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स फील करो, फिजिक्स ही नहीं हर सब्जेक्ट फील करो, तुम्हारा कॉमन सेंस डेवलप होना चाहिए उसमें।
ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्लस सही होगा? इसको तुम किसी बेसिस पे रॉन्ग प्रूव कर सकते हो क्या? फिर ऐसे था कि इक्वल टाइम इंटरवल में जब वेलोसिटी मतलब होगी वेलोसिटी तो इ- तब ये वाला एवरेज लेते थे हम। ओके, तो यहाँ बताओ, यहाँ पे वो सिचुएशन है क्या? हम्म, एक बार रिपीट करो। लग नहीं रहा। लग नहीं रहा तो इक्वल टाइम इंटरवल में किस तरह का ग्राफ बनेगा? जो तुमने भी सिचुएशन बताई वहां पे कैसा ग्राफ बनेगा? अब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो कुछ ऐसा था इसके इस फॉर्मूला के वैलिड होने के लिए। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तो फिर तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। नहीं मतलब सॉरी इक्वल डिस्टेंस होगी कुछ हम्म, यही हम्म, बोलिए इक्वल टाइम इंटरवल में क्या था। ओके, चलो ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल नहीं था उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, इक्वल टाइम इंटरवल में दो अलग अलग वेलोसिटी है। अगर मान लो पहले 1 घंटे कोई 60 किलोमीटर पर आवर से चला, फिर 1 घंटे वो 80 से चला, तो एवरेज जो है वो 60 + 80/2 आता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है, ये जो ग्राफ है, इससे तुम कुछ इस मोशन के बारे में बोल सकते हो? कैसा मोशन है ये? सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एवरेज वेलोसिटी क्या आती है? नहीं याद है? नहीं याद है तो फिर तुम बेसिक डेफिनेशन पे चले जाओ। बताओ, वी एवरेज की बेसिक डेफिनेशन जो ऑलवेज ट्रू होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? एरिया कितना है इसका एरिया? हाफ इनटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बताओ। हाफ इनटू 2 + v हाँ। इनटू t। हम्म, आ गया? यस। ठीक है, तो v एवरेज u+v/2 हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ऐसा होगा। अब मैंने इतना टाइम इस पे क्यों स्पेंड किया? कई बार लीनियर वेरिएशन होता है और हमें एवरेज निकालना होता है, तो मैं तुमको एक लाइन में बोलूंगा कि तुम उसमें मिडिल पॉइंट निकाल लो। ठीक है, t/2 पर कितनी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ u और v का मिडिल पॉइंट क्या होगा? u+v/2। ठीक है, ज्योमेट्री से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बीपीटी पढ़िए 10th क्लास में। पढ़िए कि नहीं पढ़िए बीपीटी? यस सर। हाँ, तो बीपीटी कि तुमने यहाँ मिड पॉइंट लिया और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, बेस इधर है, ये बेस के पैरेलल पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो ये इसको तुम्हें मिड पॉइंट पे कट करेगी, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद तुम ये ट्राइंगल कंसीडर कर लो, इस ट्राइंगल में तुम यहाँ मिड पॉइंट पर हो, फिर तुमने बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यू और वी का मिड पॉइंट हो गया u+v/2। ठीक, तो जब भी लीनियर वेरिएशन हो तो तुम्हें एवरेज के लिए क्या करना है? मिड पॉइंट ले लेना है। मिड पॉइंट कितना होगा? I0/2 होगा। लीनियर था इसलिए ये काम इजीली हो गया, एवरेज आ गया। कितने टाइम का एवरेज आया ये मैंने इतने 0 to t/4 का एवरेज ले लिया, I0/2 आ गया। अच्छा, इस वेरिएशन का एवरेज क्या होगा? अगेन इसका मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट यही होगा। तो 0 to t/4 का भी एवरेज I0/2 और t/4 से t/2 का भी एवरेज I0/2, यानी कि इस होल इंटरवल जो t/2 तक का है उसमें एवरेज I0/2। ठीक है, तो हाफ साइकिल का एवरेज I0/2 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिक एसी का नहीं है, बिल्कुल ही लॉजिक फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, फिजिक्स का, मैथ का, जिसका भी बोल रहा हूँ। ठीक है, बताओ समझ में आया? यहाँ मैंने मैथमेटिक्स कुछ नहीं यूज करी, कॉमन सेंस यूज किया। ठीक है, मैथमेटिक्स यूज करते तो क्या करते? मैथमेटिक्स यूज करते तो क्या करते? एरिया लेते, इंटीग्रेशन जो y है i dt अपॉन 0 to t/2 हाफ टाइम में, तो अपॉन t/2 ऐसे करते। और ये इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट होता?
आई को टी के टर्म्स में लिखते हैं। आई को टी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? तो आई इज इक्वल टू स्लोप इनटू टाइम, ऐसे लिखते हैं। स्लोप क्या होता? तो ये हाइट है, ये बेस है, आई नॉट अपॉन टी बाई 4 ये होता, 4 आई नॉट बाई टी, ये स्लोप हो जाता एम। अच्छा, स्लोप में मैं टी भी मल्टीप्लाई करूंगा तो इनटू टी कर दिया, ठीक है, नीचे टी है, कैपिटल टी। समझ में आया? आई कैसे लिखा? y इक्वल टू एम एक्स, ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन है, तो m की वैल्यू मैंने रख दी हाइट अपॉन बेस ट्राइंगल में। समझ में आया सबको कैसे हमने आई लिखा? अब इस आई को तुम यहाँ पे पुट कर दो जो हमने इंटीग्रेशन लिखा है, ठीक है, 0 टू कैपिटल टी बाई 2, और कांस्टेंट तो बाहर ले लेते हैं और अंदर इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो ले लिया, ठीक है, अपॉन टी बाई 2। ठीक है, सॉल्व किया तो क्या आएगा? 8 आई नॉट बाई टी और अंदर टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 जिसमें कि टी बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, स्मॉल टी स्क्वायर बाई 2, स्मॉल टी की वैल्यू हमने अपर लिमिट रख दी टी बाई 2, ये हो गया। तो ये क्या है? 8 आई नॉट बाई टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन क्या, अब टी स्क्वायर अपॉन 8, तो कितना है ये? तो 8 8 कैंसिल हो गया और टी कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, डायमेंशन भी मैंने आई डी टी, आई की वैल्यू आई नॉट अपॉन टी बाई 4, 4 ऊपर चला गया इंटू टी, 4 आई नॉट बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी का इंटीग्रेशन किया तो टी स्क्वायर हुआ। अच्छा टी, हाँ ये टी बाई 2 ये लिखना भूल गया हूँ क्या मैं? देखो ये वाला, ये टी बाई 2 शायद मिसिंग है इसमें, ठीक है, बस ये 4 आई नॉट बाई टी मैंने लिखा है ये। अच्छा, टी ऊपर ले गया था मैं, अच्छा ये टी मल्टीप्लाई करना भूल गया, 2 तो ले गया हूँ मैं, टी यहाँ मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, तो टी स्क्वायर कर दो इसको, तो चलो टी तो कैंसिल हो गया। अच्छा, अब नीचे 2 भी आना चाहिए हमारा, तो वो कहाँ से मिस हो गया? टी बाई 4 टी स्क्वायर बाई 2, एक 2 का और गड़बड़ हो रहा है इसमें, स्क्वायर बाई 4, 4 इंटू 2 8, एरिया, वैसे तो इंटीग्रेशन के बजाय तुम एरिया से देख सकते हो, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का जो एरिया है वही आना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? टी बाई 2 तो हो गया, अगर मैं एरिया लिखूँ इसका तो हाफ, बेस हो गया टी बाई 2 और हाइट हो गई आई नॉट, तो ये आई नॉट टी बाई 4 आ रहा है एरिया। और उसको तुम डिवाइड करोगे इस इंटरवल से टी बाई 2 से, तो टी बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ तो सही आ रहा है आई नॉट बाई 2 एरिया अपॉन टाइम इंटरवल से। अगर मैं ये नीचे टी बाई 2 नहीं रखूँ तो, टी बाई 2 नहीं रखूँ तो ये नीचे स्क्वायर नहीं होगा, एरिया यहाँ से आ जाएगा 4 आई नॉट बाई टी, 0 टू टी स्क्वायर बाई 2, टी की वैल्यू टी बाई 2 स्क्वायर, और 4 आई नॉट टी स्क्वायर कैंसिल नीचे, तो आई आई नॉट इंटू टी बाई 2 ये आ रहा है एरिया, जबकि बाई 4 आना चाहिए। चलो इसमें इंटीग्रेशन में कुछ, या तो मैंने फंक्शन लिखने में क्या गड़बड़ी करी है, चलो अभी टाइम नहीं मैं लगा रहा हूँ इसमें, बाद में बताता हूँ इसमें करके, ठीक है। इसमें आपने टी बाई 2 नहीं लिखा शायद, कहाँ पर जो इंटीग्रेशन आईडीटी के नीचे जो है। लिखा था वो भी मैं एरिया निकालने के लिए हटा दिया है मैंने, चलो मैं बाद में बताता हूँ, मुझे अभी तो दिख नहीं रहा कहाँ मिस्टेक है। चलो अच्छा, अब वो उसमें, हाँ अभी इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें आरएमएस निकालना है,
ये इसका, हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ आ गई, समझ में आ गई क्या गड़बड़ हो रही है। मैंने क्या किया, मैंने केवल t/4 तक की लाइन का इक्वेशन लिखा है, केवल t/4 तक का, जबकि मैं यहाँ लिमिट ले रहा हूँ t/2 तक का। यानी मैंने एरिया किसका निकाल दिया, यही लाइन आगे जाती t/2 तक, तब ये ट्राइंगल बनता, उसका एरिया निकल आया, उसका तो एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मुझे अगर मैं इक्वेशन ये लिख रहा हूँ लाइन की, ये लाइन की इक्वेशन तो बस यहाँ तक है, तो मुझे t/4 तक का केवल लेना है, तब सही हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो जरा सा। अब मैं यहाँ पर 1 इसको 2/t लिख देता हूँ जो डिनोमिनेटर में है उसको, और i की वैल्यू डाल देते हैं ऊपर से। i क्या आया था, 4i0 स्मॉल t बाई कैपिटल टी, यहाँ से 4i0 बाई कैपिटल टी अंदर स्मॉल t का इंटीग्रेशन 0 to t/4। ठीक है, अच्छा t/2 नहीं, यहाँ फिर मैंने गड़बड़ होने वाली थी, ये 4। ठीक है, ये हो गया। तो 16i0 बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे t को इंटीग्रेट करोगे t²/2 और 0 to t/4 तक लिमिट लगाओगे, तो ये 16i0 बाई t² बाई सॉरी, अभी t स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट रखोगे तो t कैपिटल स्क्वायर बाई 16 और एक 1/2 यहाँ पर है। ठीक है, तो अब ये 16 सब कैंसिल होकर के i0/2 आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, तो ये t/4 तक का है। अगर मैं इंटीग्रेशन करके निकालना हूँ तो मुझे अगर t/2 तक का ही एक बार में निकालना हो तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करने पड़ेगा। 0 to t/4 अलग और t/4 से t/2 अलग। तुम लोगों ने ay पढ़ लिया है मैथ में, ay में ऐसे ही करते हैं ना, यस इक्वेशन सर। फंक्शन अगर चेंज हो रहा होता है तो हमें लिमिट ब्रेक करनी पड़ती है, तो वो मैं यहाँ पे करना भूल गया था, इसलिए एरिया हमारा बहुत बड़ा आ गया था। ठीक है, चलो, तो अब देखो जितना तुम मैथमेटिकली डिटेल में जाओगे उतने चांसेस मिस्टेक के बढ़ते जाते हैं। सिंपल सी स्ट्रेट लाइन की के एरिया निकालने में इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम गलती हो गई। सबको मिस्टेक समझ में आ गई थी, क्या मिस्टेक हो गई कि मैंने लिमिट 0 to t/2 ली, तो उसमें इक्वेशन मैंने ध्यान नहीं दिया कि इक्वेशन दो अलग अलग यूज हो रही हैं। ठीक है, मैंने एक ही इक्वेशन जो इस लाइन की निकाली थी उसी को ही 0 से t/2 तक यूज कर लिया था। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक दिख नहीं रही थी, मिस्टेक थी और बेसिक में। चलो अच्छा, तो ये, तो अब ये तुम्हें आरएमएस चाहिए। अच्छा, आरएमएस में क्या हम t/4 तक का निकाल करके कह सकते हैं कि वही चीज़ आगे रिपीट होगी, तो यस कह सकते हैं, क्योंकि यही जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में कुछ ऐसा फंक्शन आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन लीनियर का जब स्क्वायर करोगे तो क्वाड्रेटिक आता है, लेकिन जब ये वाली लीनियर होगी तो इसका स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा, बट सिमेट्रिक होगा दोनों, जितना यहाँ का एरिया होगा उतना ही यहाँ का एरिया होगा, और फिर आगे नीचे वाला जो पार्ट है वो तो ऊपर रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट स्क्वायर करने में ऊपर आ जाएगा, तो आगे चल के भी वही रहना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, केवल इतने पार्ट का 0 से t/4 तक का, इतने का मैं IRMS निकाल ला रहा हूँ, और i की वैल्यू मेरी आई चुकी है, i0 4i0 बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो i² dt और नीचे t/4, ये हमारा क्या हुआ, ये i² का एवरेज हुआ, और बाद में IRMS के लिए क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका अंडर रूट लेना होगा। ठीक है, तो IRMS विल बी अंडर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब मीन ऑफ स्क्वायर जरा देख लो क्या आएगा, तो 0 to t/4 लिमिट अंदर फंक्शन रख दो, 4i0 बाई कैपिटल T स्मॉल t dt अपॉन t/4 को 4/t लिख दिया बाहर, 4/t, और 4i0 बाई कैपिटल T बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन किया तो t, सॉरी यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक कर दिया, जरा बताओ कोई, किसी ने पकड़ा नहीं, स्क्वायर। स्क्वायर नहीं किया। ठीक है, स्क्वायर करोगे ये स्क्वायर आया, नीचे अंदर टी स्क्वायर का वो करोगे इंटीग्रेशन, t³/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/t अंदर 4i0/t होल स्क्वायर, फिर t³/3 और लिमिट लगा रहे हो 0 to t/4, तो t/4 का होल क्यूब बाई 3। ठीक है, और ये तो तुम्हारा, अच्छा ये अभी t/4 लिख दिया मैंने, हाँ लिख दिया है, 4/t चल रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा अभी ये चल रहा है, अब इसका अंडर रूट लेना है बस,
तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये टी और यहाँ टी स्क्वायर इस टी क्यूब को कैंसिल कर देगा, ठीक है। यहाँ 4 का क्यूब है, ये इस 4 स्क्वायर और 4 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे क्या आया, आई नॉट का स्क्वायर रह गया और नीचे 3 रह गया, इसका अंडर रूट कर दिया तो आई आर एम एस आ गया, ठीक है। तो आई नॉट बाई रूट 3 हो गया। ओके, यस सर। चलो। सर 2 मिनट्स, क्या करना है? 2 मिनट बस नोट करना है। हम्म, चलो, अभी तो ये मानसी कहने पे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें। और नहीं तो तुम Okay, देखो, जो मैथमेटिकल स्टेप है उनको तो तुम अगर नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, खुद करने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट लिख लो जिससे कि तुम्हारा मैच हो जाए, सही हुआ कि नहीं हुआ। चलो ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एसी का मेन जो पार्ट है वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रा, फेजर और फेजर डायग्राम क्या होता है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फेजर, तो ज़रा इसकी डेफिनेशन लिख लो। अ डायग्राम that represents alternating current and voltage of the same frequency। अगर हम एक फेजर डायग्राम में दो अलग अलग V या दो, एक V और एक I अगर शो कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी as rotating vectors, these rotating vectors are called phasors, phasors along with proper। अच्छा, दो वेक्टर अगर हम बना रहे हैं तो उनके बीच कुछ फेज डिफरेंस होगा, तो वो जो फेज डिफरेंस है वो वहां पर उन वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, ठीक है। प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम is called phasor diagram और आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम पहले कभी सुना है? कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन फ्लेम होता है। हाँ, इनफैक्ट तुम लोग अगर आगे बीटेक करोगे या बीएससी अच्छी जगह से करोगे तो एसी पूरा एक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट होता है जिसमें कि तुमको एसी सर्किट का और डिटेल कराते हैं, तो वहाँ पर एसी करंट वोल्टेज ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब से एसी के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। और इसीलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कैलकुलेशन हो जाते हैं, जब उसमें ज़रूरत पड़ती है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में तुम कॉम्प्लेक्स नंबर फीड करके उनके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह कर सकते हो। चलो, नोट हो गया। 10 seconds। सपोज ये मैंने एक सर्किल बनाया और इस पर मैं रोटेट करा रहा हूँ ये वेक्टर। अच्छा, करंट और वोल्टेज दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन यहाँ हम उनको वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं कि वेक्टर एडिशन में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन,
ये सब जानते हैं ना, पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पर ये सब कुछ वेक्टर की तरह से ऐड करने में हमारे कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम वेक्टर की तरह ट्रीट ना करें, स्केलर की तरह ट्रीट करें, तो मैं अभी दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कितनी मुश्किल हो जाती है, मैं वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये जो फेजर है, जो मैं वेक्टर दिखा रहा हूँ उसको बोल रहे हैं फेजर। ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर है ये। तो ये किस स्पीड से रोटेट कर रहा है? ये ओमेगा, जो सपोज मैं आई इज लिख रहा हूँ, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे अगर मैं शो कर रहा हूँ, और टी इज टू जीरो पर मैं ये अगर शो कर रहा हूँ, तो ये फाइव एंगल बनाऊंगा मैं। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पर वो कितना फेज बना रहा है? तो फाइव एंगल। ठीक है, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से वो वेक्टर मूव कर रहा है। ठीक, और इसका जो वेक्टर का लेंथ होगा वो कितना करेंगे? वो इस आई नॉट के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, सपोज एक मैंने ऐसा AC वोल्टेज लिखा, तो यहाँ पे देखो कि मैंने दोनों में फेज का डिफरेंस कितना रखा है? पाई बाई टू का फेज डिफरेंस रखा है। ठीक है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड अलग है, तो इसकी रेडियस अलग बनेगी। ठीक है, और आई नॉट से कितना आगे कर दें इसको? पाई बाई टू आगे कर दें। ठीक है, कर सकते हैं अभी जो आपने बोला, मतलब आई नोट लेंथ के बाद। अच्छा एक मिनट, ये मेरा अगर, हाँ मैंने ये कहा कि आई नॉट हमारे करंट वाले फेजर की लेंथ है। ठीक है, करंट वाले का एम्पलीट्यूड है आई नॉट और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वी नॉट। तो मैं जो करंट के लिए जो बनाऊंगा फेजर, उसकी लेंथ करंट के एम्पलीट्यूड के इक्वल होगी, और जो वोल्टेज के लिए फेजर बनाऊंगा उसकी लेंथ वी नॉट होगी। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए मुझे कैसे बनाना है? वी नॉट लेंथ का बनाना है, और आई नॉट से पाई बाई टू आगे बनाना है। ठीक है, ये मैंने, Yes, sir. हाँ, और ये मैंने t इज इक्वल टू जीरो का बनाया है। क्यों? क्योंकि मैंने जो i जिससे ये पाई बाई टू आगे दिखाया है वो भी t इक्वल टू जीरो का था, तो ये t इक्वल टू जीरो के हैं। अब अगर मैं मान लो टाइम t के बाद बनाऊंगा, तो ये आई नॉट पाई के आगे कुछ मूव कर चुका होगा एंगल ओमेगा t। ठीक है, अगर ये आई वाला जो मेरा वेक्टर है वो कुछ मूव कर चुका होगा, ये आई का वेक्टर है, ये ऐसे कुछ रोटेट कर चुका होगा, कितना टाइम t के बाद ओमेगा t घूम चुका होगा, कहीं भी हो सकता है ये। ठीक है, कहीं भी ओमेगा t आगे आ चुका है, तो ये जहां पर आ गया उससे 90 डिग्री पर तुम बनाओगे v का। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये टाइम t पर है i का वेक्टर, तो v का उस समय टाइम t पर कहां पहुंच गया होगा? उससे फर्दर पाई बाई टू आगे। समझ में आ रहा है? तो दोनों ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। मैंने ओमेगा सेम क्यों कहा था? जिससे कि दोनों में ये एंगल बना रहे। ठीक है, लेकिन अगर अगर तुम दो अलग अलग AC की बात करो, हालांकि उसमें हम फिर वेक्टर एडिशन वगैरह फिर यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे दो फेजर, मान लो यहाँ पे मुझे दो वोल्टेजेस ऐड करनी है, जैसे सीरीज सर्किट में वोल्टेज ऐड हो जाती है, तो अगर सीरीज सर्किट में मुझे तीन कंपोनेंट है, एक इंडक्टर है, एक AC, एक कैपेसिटर है, देखो एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है। ठीक है, इनके अक्रॉस एक V अक्रॉस R है, एक V अक्रॉस C है, एक V अक्रॉस L है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि टोटल V जो होगा वो क्या होगा, तो वो इन सब का सम होगा। सीरीज में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं तीन वेक्टर अगर बना करके ऐड करूंगा, तो मुझे वेक्टर डायग्राम बना के ऐड करना इजी पड़ेगा, रादर देन कि मैं इनको इस तरह से लिखूं जैसे ये लिखा हुआ है। अगर मान लो कि इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में VR लिखा है, VL लिखा है, VC लिखा है, और हर एक में ये एंगल अलग अलग आ रहे हैं, उनको ऐड करना बहुत मुश्किल काम है। उनको ट्रिग्नोमेट्रिकली तुम्हें ओपन करके और फिर टर्म्स को कंबाइन करोगे और फाइनली एक सिंपल सा फॉर्म बनाना बहुत मुश्किल काम होगा।
लेकिन अगर मैं इनको वेक्टर मान लूँ तो मेरी सारी ज्योमेट्री लग जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, बहुत इजीली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तब ऐड होंगे वेक्टोरियली जब हमारे इन तीनों टर्म में फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे तुम अलग अलग फ्रीक्वेंसी बना समझ नहीं आ रहा मुझे ज्यादा। अच्छा अच्छा, अभी मैं चलो करके दिखाऊंगा इन चीज़ों को, तब समझ में आएगा। अभी अभी तुमको इतना समझ में आ गया कि फेजर क्या होता है। फेजर होता है किसी साइनोसॉइडल वेरिएबल जो साइन जिसमें साइन फंक्शन हो, इस तरह के वेरिएशन वाले क्वांटिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फेजर क्या होता है, किसी भी साइनोसॉइडल वेरिएशन वाले वेरिएबल का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और उसमें दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन है एम्पलीट्यूड उस वेक्टर की लेंथ होती है, और ये जो ओमेगा है वो वहां पर उसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है जिससे कि वो रोटेट कर रहा है, और फाई हमारा इनिशियल फेज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके आगे मैंने जो बोला वो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मुझे करके दिखाना है। सर हाँ बोलो। सर जो मतलब जो ये आई और वी है ये वेक्टर हैं। आई और वी अपने आप में वेक्टर नहीं है, क्योंकि करंट और वोल्टेज वेक्टर नहीं होता है, लेकिन हम साइनोसॉइडल जो वेरिएशन जब होगा तो उसको हम वेक्टरली दिखाने की एक एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे सपोज अर्थ फ्लैट तो नहीं है, लेकिन हम अर्थ का मैप बनाते हैं तो उसको फ्लैट दिखाते हैं उसमें, तो एक रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देख उसको बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से कई चीज़ें होती हैं जिनमें कि हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, उसका हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसी तरह से हम साइनोसॉइडल वेरिएशन में इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, जब ऐसा वेरिएशन होगा, साइन हो चाहे कॉस हो, साइनोसॉइडल वेरिएशन होगा तो हम उसको वेक्टर से शो कर रहे हैं। ठीक है, और मैं वेक्टर वर्ड इसलिए नहीं बोल रहा कि आई में डायरेक्शन है, वेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे चल करके जब मैं चीज़ों को ऐड करूंगा तो मुझे वेक्टर की तरह से ऐड करने में इजी हो जाएगा, और वो सारे रूल्स फॉलो करेगा वेक्टर एडिशन के। ठीक है, अभी चलो ये पॉइंट तुम्हें अभी नहीं क्लियर होगा क्योंकि अभी शुरुआत है और मैंने अभी कुछ करके नहीं दिखाया है, लेकिन इतना बता दो कि रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया कि अगर ये है तो तुम्हें कैसे शो करना है, इसमें आई नॉट क्या है, ओमेगा और फाई इस डायग्राम में कहाँ पर है, ये समझ में आ गए यस इतना। सर। हाँ, और अगर आई मैं बना चुका हूँ तो उससे रिलेट करते हुए वी बनाने में मैं ये पाई बाई टू का ध्यान रख करके उससे पाई बाई टू अहेड मैं ये डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, आफ्टर टाइम टी बनाना है तो आई नॉट रोटेट कर गया ओमेगा टी एंगल, तो वी नॉट भी ओमेगा टी एंगल रोटेट कर गया। तो आई नॉट और वी नॉट जो इनिशियल वाले जो तुम्हारे वेक्टर्स थे उनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। फेज डिफरेंस ऑलवेज पाई बाई टू बना रहेगा, क्योंकि बाकी चीज में टाइम के साथ साथ सब कुछ सेम हो रहेगा। ओमेगा टी प्लस फाई की जो भी वैल्यू यहाँ रहेगी वही यहाँ रहेगी, केवल पाई बाई टू का फेज डिफरेंस ऑलवेज मेंटेन रहेगा। ठीक है, अभी मेरा बस इतना पॉइंट है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक V1 है, कितना है ये है V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, एक V2 है, वो कितना है, वो है एक काम करते हैं, मैं V नॉट को A ले लेता हूँ अभी मैं, मुझे उसमें फिर लिखना नहीं तो मुश्किल पड़ेगा। इसका एम्पलीट्यूड है A, इसका एम्पलीट्यूड है B, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू उसका ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे V1 और V2 ऐड करने हैं, और V तुम्हें पता है कि स्केलर है, तो तुम जब तक मैं तुम्हें फेजर वगैरह नहीं बताया था तो तुम इनको कैसे ऐड करते, तुम इनको स्केलर मान के ऐड करते, है कि नहीं, ऐसे करोगे ऐड। अब मैं कहूँ कि इसको यस सर। फाइनली फाइनली तुम्हें ऐसा लिखना है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें अपने तरफ से लिखी हैं, आर एंड फाई। तो तुमको आर और फाई पता करना है कि क्या होगा। क्या तुम सोच सकते हो इसके आगे यहाँ तक लाने में आर एंड फाई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी? कुछ रफ वर्क करो, इन दोनों को ऐड करके इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो जहाँ पे आर एंड फाई हमारे नई चीज़ें हैं, और वो आर एंड फाई की वैल्यू बता दो ए बी के टर्म्स में। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या होगा, 90 प्लस थीटा क्या होता है, बी कॉस ओमेगा टी।
बी कॉस ओमेगा टी। अब बताओ इसको सिंप्लीफाई करना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं लोग। ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन भूल गया बिल्कुल? ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में पढ़ा था हम लोगों ने एसएचएम में और वेव्स में किया था। ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ डिवाइड किया और अलग से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, जरा सा इधर लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब तुम बताओ अंदर तुम कुछ कर सकते हो कि ये इस तरह से आ जाए? इसको नीचे लिख देंगे, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये था। इस फॉर्म में लाना है। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? सर एक ट्रायंगल बन जाएगा ए बी और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उससे निकल जाएगा सर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। वेयर जरा ऊपर लिख रहा हूं मैं। बताओ कॉस फाई क्या चीज़ है? मैंने कॉस फाई किसको लिखा है? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। और साइन फाई किसको लिखा है? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो यहां से टेन फाई क्या मिलेगा? बी अपॉन ए मिल जाएगा। तो मुझे फाई तो मिल गया, और आर कैसे मिलेगा? आर तो याद दिख रहा है, इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो आर क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर अभी नोट कर रहे हैं सर। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बताया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो उससे वो अल्टीमेट एम क्या होता है? अल्टीमेट एम ये होता है कि हमें इतना सिंप्लीफाई करके लाना है। ठीक है, कैसा? जो एक स्टैंडर्ड साइनसोइडल फंक्शन है उस तरह से। अब उसमें एम्पलीट्यूड हमें पता करना है, एंड ये फाई पता करना है। ओमेगा तो वही है। अच्छा, ये जो मैं करा रहा हूँ ये तुम्हारा ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, वेव ऑप्टिक्स में जब इंटरफेरेंस करेंगे। यस सर हो गया। हो गया। अच्छा, अब इसको जरा ओवरऑल देखते हैं कि हम कहाँ से चले थे कहाँ पहुँचे। ठीक है, हम चले थे, दो दो हमें V1 एंड V2 गिवन थे। एक था A साइन ओमेगा टी, एक था B साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करना चाह रहे थे, और मैंने बिल्कुल कहीं एज्यूम नहीं किया था कि ये वेक्टर है। ठीक है, मैंने इनको सिंपल स्केलर की तरह से ही लिखा है, V1 प्लस V2, और फाइनली इससे मुझे मिला R साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और इसमें R की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड टेन फाइव की वैल्यू आई थी B बाई ए। दिस इज द समरी। ठीक है, बीच की मैथमेटिक्स हटा दी, ओवरऑल कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे यही रिजल्ट ऐसे भी मिल रहा है कि मैं V1 और V2 के एम्पलीट्यूड बना लूँ, और एम्पलीट्यूड में यहाँ पर तुम्हारा 0 डिग्री अगर मैं रेफरेंस ले लूँ तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, इसको V1 को जिसका कि एम्पलीट्यूड A है, और V2 का वेक्टर जो बनाऊंगा वो कितने एंगल पर दिखाऊंगा? अच्छा, यहाँ पे पाई बाई 2 था, ये फाई नहीं था, पाई बाई 2 था हमारे इस एग्जाम्पल में। ठीक है, अच्छा 5 मिनट में ओवर हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो पाई बाई 2 एंगल पर मैंने ये एम्पलीट्यूड लेकर के फेजर बना दिया V2 का, और इनको जब मैं वेक्टोरली ऐड करूंगा
तो मैंने ये ऐसे ऐड करके ये आर आ गया, और यहाँ ट्रायंगल से देखा कि आर की वैल्यू तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और एक चीज़ देखो, मैंने जो फाई लिखा है ये ओमेगा टी में ऐड किया है, यानी कि इस ओमेगा टी से कंपैरिजन में फाई का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। तो मैं ए से एंगल बना रहा हूँ फाई, ए से एंगल फाई बनाया, ठीक है। अगर मैं बी से देखूं कि बी से कितने का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पर ओमेगा टी कॉमन है, पाई एंड पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस फाई का फेज डिफरेंस होगा, वो यहाँ पे भी मिल जाएगा तुम्हें बी से, पाई बाई टू माइनस फाई। अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ये क्लास अभी समझ में नहीं आ रही हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं जब समराइज करूंगा, क्योंकि इतना डिटेल मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो जेई के लिए बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, मैं अभी जितना समझ में आ जाए उतना दिमाग लगा लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पकड़ लोगे तो अच्छा रहेगा, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। हालांकि उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए तुम परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और किसी को बीच में कुछ रोक के मुझसे पूछना हो तो आई एम ओके विद दैट, कुछ भी पूछना है मैं रिपीट करके बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया कि हमारा ये आर जो आया। अच्छा, 10 फाई भी देख लो जरा डायग्राम से। 10 फाई तो डायग्राम में देखते ही दिख रहा है कि परपेंडिकुलर बी है, नीचे बेस ए है, तो बी बाई ए। तो अब मैं तुम्हें अगर ये कहूँ कि जो साइनसॉइडल टर्म्स जिनको हमें ऐड करना था और जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी, उसको हमने शॉर्ट बाईपास कर दिया और केवल एक ट्रायंगल बना करके वेक्टर की तरह से इनको ऐड किया, और उन वेक्टर में मैंने ये इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड लिया, और उनके बीच का एंगल जो है मैंने फेज डिफरेंस से देख लिया, ठीक है। तो मेरा रिजल्टेंट आर मिल गया, जो मैं फाइनली इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ उसमें आर मिल गया, ठीक है। और ये फाई मिल गया, आर और फाई चाहिए थे बस, और क्या चाहिए था, ठीक है। यार हम फाई वेक्टर बी की तरफ से लेंगे तो एक बार फिर से बता दो। अच्छा, अगर मैं आर वेक्टर को बी की तरफ से एंगल लूँ तो ये 90 माइनस फाई होगा एंगल, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि बताओ इसमें और इसमें कितना फेज डिफरेंस है, तो तुम पहले इस वाले बी वाले का फेज लिखो, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। फेज डिफरेंस लिखना है, माइनस इस वाले का लिखो, ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस फाई आ गया फेज डिफरेंस। ये बी के साथ फेज डिफरेंस हो गया आर का, वो चीज़ तुम्हें यहाँ भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रही है कि इतना ही फेज डिफरेंस है। तो मेरे आर का जो फेज डिफरेंस है वो जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है वही चीज डायग्राम में दिख रही है। सर यस सर। सर आप पहले कुछ मतलब वो बोल रहे थे कि इन्हें स्केलर भी ऐड नहीं कर सकते, तो सर मतलब यहाँ पर बताने का मोटिव क्या था? हमने यहाँ पर भी तो एक तरह से स्केलर वे में ऐड करा है। मैंने ये नहीं कहा कि स्केलर वे में ऐड नहीं कर सकते, स्केलर है तो स्केलर वे में तो ऐड कर ही सकते हैं, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री देखो, मैंने तुम्हें इतना स्पेशल केस दिया अभी जिसमें कि मैंने पाई बाई टू का एंगल लिया, मैंने जो ओरिजिनल लिए थे ये देखो, पाई बाई टू का एंगल लिया, उसमें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें अभी इस समय नहीं पता थी कि कैसे ऐड करके हम सिंप्लीफाई इस फॉर्म में लाएं। तो सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर फाई वन दिया होता, यहाँ फाई टू दिया होता तो कैसा रहता, तो और मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री आती। मैं अभी तुम्हें यहाँ पर जीरो और यहाँ फाई लेके दिखाऊंगा, अभी अभी मीटिंग दोबारा शुरू होगी तो मैं यहाँ पे जीरो और यहाँ फाई लेके दिखाऊंगा कि उसमें भी जो तुमने 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, वो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से ला के दिखा दूंगा, ठीक है। और फिर मैं कहूंगा कि देखो ये तो जनरल वेक्टरली जैसे ऐड होता है वैसे ऐड हो रहा है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन साइनोसॉइडल जो टर्म है उनको ऐड करने में रिजल्ट वही आ रहा है जो वेक्टर एडिशन के रिजल्ट हैं, ठीक है। अगर ये साइनोसॉइडल टर्म नहीं होता तो ए और बी हम सीधे सीधे ऐड कर लेते, फिर तो हमें स्केलर ही एडिशन बहुत इजी पड़ता। लेकिन हमारी मेन चीज दिक्कत ये है कि इस तरह के दो अलग अलग साइनोसॉइडल टर्म हैं, उनको ऐड करके एक सिंगल साइनोसॉइडल टर्म लाना है जिससे कि हम उसका कुछ मीनिंग निकाल पाए। इतना लंबा टर्म होगा तो हम मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, ये टर्म है हम इसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। जब हमने सिंपली v1 प्लस v2 लिखा